हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक स्टूडेंट। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। अब ये होती क्या है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक पे ले चलता हूँ। फ्लैशबैक मतलब कक्षा 10वीं में हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और हम लोगों ने केवल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा ही नहीं था, उस समय इसका हम लोगों ने 10वीं में प्रैक्टिकल भी किया था। इसमें होता क्या है, एक ये दंड चुंबक होता है जिसका ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं N ध्रुव से निकलती हैं और S ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, N ध्रुव से निकलती हैं और S ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ये ऐसे, और ये क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं, ये क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं, जिसमें कि एकांक ध्रुव क्या कर सकता था, गमन कर सकता था। ये जो क्षेत्र रेखाएं थी ये क्या थी या क्या होती हैं, ये एक काल्पनिक होती हैं। लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये रेखाएं तो काल्पनिक होती है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक ये आवेश है, Q आवेश है। इस आवेश के एरिया में, ये इस आवेश के एरिया में जब कोई अन्य आवेश प्रवेश करता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इस आवेश का क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। अब जैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मदद लेते हैं, उसी प्रकार इसके प्रभाव को दिखाने के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मदद लेते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में होता क्या है, इसमें जो ये रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे हैं क्या, ये काल्पनिक रेखा है। ये रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं हैं। ये वास्तविक क्षेत्र को जरूर प्रदर्शित करती हैं, लेकिन ये स्वयं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। जैसे ये निष्कोण है, इनमें कोई फिक्स कोण नहीं है, क्या है, ये निष्कोण है। निष्कोण किसके समान है, वक्र के समान है। ठीक है, मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट ले रहा हूं ताकि आप विद्युत बल रेखाओं को सिर्फ समझे नहीं, उसको फील भी करें। ठीक है, क्या है, ये रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये कैसे बन रहे हैं, वक्र के समान, वो भी क्या है, निष्कोण है। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज और मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब लिया था तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने Q0 परीक्षण आवेश लिया था। परीक्षण आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टिंग चार्ज। ठीक ना, यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप इसको फील भी कर पाएंगे।
ठीक है। जब हम लोग टेस्टिंग चार्ज लेते हैं तो उसमें मैंने एक बात बताया था कि ये जो टेस्टिंग चार्ज होता है वो क्या होता है, धनात्मक टेस्टिंग चार्ज होता है, धनात्मक परीक्षण आवेश होता है। ये हम लोग मान के चलते हैं कि जो टेस्टिंग चार्ज लेते हैं वो हर स्थिति में क्या होगा, धनात्मक होगा। और जो ये चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये कहलाता है क्या, सोर्स चार्ज, जो किसी अन्य आवेश पे क्या लगाता है, बल लगाता है। ये जो सोर्स चार्ज होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन ये टेस्टिंग चार्ज जो होता है वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक ही होता है। ठीक है। अब जब हम ऐसे धन आवेश लेंगे, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग लेते हैं क्या, ऋण आवेश लेते हैं, जब इसके बीच में हम लोग क्या रखेंगे, टेस्टिंग चार्ज रखेंगे, तो इसके लिए ये क्या होगा, सजातीय आवेश होगा। और जब इसके लिए सजातीय आवेश होगा तो इसके लिए इस पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यदि ये टेस्टिंग चार्ज इस दिशा में हो तो क्या, इस दिशा में ये बल किधर लगाएगा, बाहर की ओर लगाएगा। ठीक है। इस दिशा में होगा तो किधर बल लगाएगा, इधर लगाएगा। इस दिशा में अगर होगा टेस्टिंग चार्ज तो इधर बल लगाएगा। यदि इस दिशा में होगा तो इधर लगाएगा, इस दिशा में होगा तो इधर, इस दिशा में होगा तो इधर, और इस दिशा में होगा तो इधर। मतलब धन आवेश फोर्स किधर लगा रहा है, बाहर की ओर लगा रहा है। ठीक है। लेकिन यही टेस्टिंग चार्ज इसके लिए, ऋण आवेश के लिए, इसको क्या करेगा, विजातीय आवेश हुआ तो आकर्षण लगाएगा। मतलब इस पर जो बल लगाएगा वो किधर लगाएगा, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। यदि वो चार्ज इधर होगा तो किधर बल लगाएगा, अपनी ओर लगाएगा। अगर इधर होगा तो कहाँ लगाएगा, इसमें भी अपनी ओर लगाएगा। यदि ऊपर की ओर हुआ तो इधर बल लगाएगा, इधर हुआ तो इधर, इधर हुआ तो भी अंदर की ओर, इधर हुआ तो भी अंदर की ओर, इधर हुआ तो भी अंदर की ओर। मतलब क्या है कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से निकलती थी और एस ध्रुव में प्रवेश करती थी, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या हो रहा है, रेखाएं किससे निकल रही हैं, धन आवेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश में क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। अब इसके परिभाषा को समझिए। ठीक है। ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, कोई फिक्स तो है नहीं, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है। निष्कोण वक्र के समान है और इन रेखाओं पर चल कौन रहा है, ये रेखाएं किसके लिए खींची जा रही हैं, इस धनावेश परीक्षण आवेश के लिए खींची जा रही हैं। ठीक है। यदि ये टेस्टिंग चार्ज 1 कूलाम हो, यदि ये टेस्टिंग चार्ज 1 कूलाम हो तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एकांक धनावेश। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एकांक धनावेश के गमन का, इस पे क्या कर रहा है, ये चल रहा है, एकांक धनावेश के गमन का पथ है। ठीक है। ये क्या, ये जो रेखाएं हैं वो क्या है, काल्पनिक हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये इसके ऊपर कब अपना प्रभाव दिखाएगा, जब इसके विद्युत क्षेत्र में ये टेस्टिंग चार्ज प्रवेश करेगा। अदरवाइज इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र में जब ये प्रवेश करेगा तो इस पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। अब किस दिशा से प्रवेश करता है ये नहीं पता है, इसलिए ये जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक, लेकिन ये क्षेत्र तो क्या है, वास्तविक है। इस क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, वास्तविक है। लेकिन ये रेखाएं क्या है, काल्पनिक है। इनके बीच में जो ये कोण बन रहे हैं क्या है, निष्कोण है। और ये जो पथ है उस पथ पर, इन रेखाओं पर ये धनावेश क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। मतलब अब परिभाषा क्या हुआ विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र हैं।
फिर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र हैं जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। कर सकता है क्यों बोला? इसलिए क्योंकि इस पे ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं, और जब काल्पनिक रेखाएं हैं तो हम ये फिक्स तो नहीं कर सकते कि इस पे ही करता है। हम ये तो नहीं कर सकते कि ये एकांक धनावेश इस पथ पर गमन कर रहा, हो सकता है इस पे गमन कर रहा हो सकता है इस पर गमन कर रहा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गमन कर सकता है। ठीक है, परिभाषा को अब लिख लेते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन कर सकता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र हैं जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। और इसमें जो क्या बताया, ये जो रेखाएं हैं वे क्या है, काल्पनिक है, लेकिन जो क्षेत्र है वो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इसको भी लिख लेता हूं, दर्शित करती हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र हैं जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। और ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि इन क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में इसके गुण ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसको अच्छे से फील करिएगा। अब ठीक है, हम मान लेते हैं ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा का एक क्या है, वक्र है। ठीक है, अब इसमें हम 2-4 बिंदु ले लेते हैं। ये बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, बिंदु नंबर 1, यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु नंबर 2, यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु नंबर 3, यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु नंबर 4 और यहाँ ले लेते हैं बिंदु नंबर 5। ये 5 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। इन 5 पॉइंटों पे एक विशेष चीज हम लोग देखते हैं। वो विशेष चीज क्या देखते हैं कि यदि इस पॉइंट 1 पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये होती है इसकी क्या, स्पर्श रेखा। और ये स्पर्श रेखा इसकी क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये जो स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो कैसे जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा। मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी। यदि हम यहाँ पर खींचे तो इस पर स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो कैसे खींचाएगा, ऐसे। मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इधर होगी। यदि हम यहाँ पर खींचे पॉइंट नंबर 4 पर तो यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी, ऐसे होगी। पॉइंट 5 पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो कैसे जाएगा, इस तरीके से खींचाएगा। तो इस पॉइंट पर क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी। मतलब हम जितने पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, अभी तो हमने 5 ही पॉइंट लिखा है, यदि हम इस पे कितने भी पॉइंट लेंगे, जिस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, ये हो गया पहला गुण। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले पॉइंट को क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक बिंदु पर ये क्या है, ये रेखा कौन सी है, विद्युत बल रेखा है। इस रेखा के किसी भी बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर वो किस चीज को बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब हम कहीं पे भी इसको बना दें, इसलिए हमने यहाँ पे कहा था ये क्या है, एक निष्कोण है, क्योंकि कहीं पे भी बनाएंगे तो कोई फिक्स कोण तो बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम निष्कोण शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या, कि विद्युत बल रेखा ये क्या है, ये विद्युत बल रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। बिंदु 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिए, इनके किसी भी बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। क्लियर है।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अभी मैंने बताया था क्या कि ये क्या है, एक धनावेश है, ठीक है, और ये क्या है, ऋण आवेश है। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से निकलती हैं और यस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार मैंने अभी बना के बताया था कि ये क्या करती हैं, एन ध्रुव से प्लस आवेश से निकलती हैं और एन माइनस आवेश की ओर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। प्लस आवेश से निकलती हैं, माइनस आवेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। प्लस आवेश से निकलती हैं, माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। प्लस आवेश से निकलती हैं, माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। ये प्लस आवेश से निकल रहे हैं, ठीक है, ये प्लस आवेश से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और माइनस आवेश में क्या कर रहे हैं, ये प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। ये धन आवेश से निकलते हैं और माइनस आवेश की ओर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से प्रारंभ होती हैं और माइनस आवेश पर जाकर समाप्त होती हैं। ये प्लस आवेश से क्यों निकलती हैं और माइनस आवेश में क्यों प्रवेश करती हैं, इसका लॉजिक अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है, ठीक है। क्या हुआ दूसरा पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यहाँ पे तो तब हो रहा है जब यहाँ पे दो आवेश हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। लेकिन यदि एकल आवेश हो, ठीक है, अगर एकल आवेश हो, अकेले हो ये आवेश, तो क्या होता है, तो होता ये है कि ये क्या होती हैं, इससे लगातार निकलते रहते हैं। इससे ये बल रेखाओं की क्या हो गई, दिशा हो गई, जो इससे क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। और ये निकल कर जाती कहाँ है, धनावेश से प्रारंभ तो हुई लेकिन समाप्त कहीं पर तो होंगी ना। तो ये विद्युत बल रेखाएं अनंतमय जाकर के समाप्त होती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर एकल ऋण आवेश हो तो एकल ऋण आवेश में जो विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, इसकी ओर आती हैं, यहाँ पर आकर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो ये आ कहां से रही हैं, कहीं से तो आती होंगी, ये आ कहां से रही हैं, ये आते कहां से हैं, अनंत से आते हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर दो आवेश थे, एक धनावेश था, एक ऋण आवेश था। तो धनावेश से निकलती थी, प्रारंभ होती थी, और ऋण आवेश पर क्या होती थी, समाप्त हो रही थी। लेकिन जब आवेश अकेले हो, एकल आवेश हो, उस समय धनावेश के लिए अनंत पर जाकर समाप्त होती हैं और ऋण आवेश के लिए अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। लिख लेते हैं इसके भी पॉइंट को कि एकल आवेश के लिए आती हैं, ठीक है। क्या हुआ, एकल धनावेश के लिए, यहाँ पे धनावेश लिख देता हूं, एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से क्या होती हैं, प्रारंभ होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। और केवल एकल ऋण आवेश के लिए अनंत से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। अब इसके अगले पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। फटाफट आप लोग इसको फोटो खींच लीजिए ताकि मैं अगले पॉइंट को लिख सकूं। लेते हैं अगले पॉइंट को कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट ये है कि मान लीजिए हम एक यहाँ पे ऐसे विद्युत रेखाएं खींच रहे हैं, ये विद्युत रेखाएं हैं, ये विद्युत रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, ये ऐसे निकल रहे हैं यहां से, ठीक है। अब हम इस पे कुछ पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और चौथा पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट लेते हैं और 4 पॉइंट पे एक चीज देखते हैं,
हम इसमें छोटे छोटे क्या करते हैं, गोला बना देते हैं। यहाँ पे ये, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। इनकी जो साइज होगी, इन गोलों की जो साइज होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। और जब एक समान होती है तो हम देखते क्या हैं, ये देखते हैं कि पॉइंट नंबर 1 पर ये गोला 3 बल रेखाओं को कवर कर रहा है। इसको, इसको और इसको, 3 रेखाओं को कवर कर रहा है। पॉइंट 2 पर क्या कर रहा है, 2 रेखाओं को कवर कर रहा है। पॉइंट 3 पर 1 रेखा को, और पॉइंट 4 पर भी 1 रेखा को कवर कर रहा है। मतलब जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हो रही, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नजदीक में है, यहाँ पर दूर होते जा रहे हैं, यहाँ पे और दूर, यहाँ पे और दूर। तो जैसे जैसे इनकी दूरियां बढ़ रही हैं, विद्युत बल रेखाओं की दूरियां बढ़ रही हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी कम होती जा रही है। मतलब विद्युत बल रेखाएं जितने समीप हैं, करीब हैं, एक दूसरे के करीब हैं, वहां पे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, दूसरी तरीके से देखें तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये समीप किसके हैं, यहाँ पर आवेश है। कौन सा आवेश, सोर्स आवेश है, जिससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, या फिर जिसमें विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, या तो उसके नजदीक माने, या तो हम इसको दूसरी तरह से माने कि ये विद्युत बल रेखाएं आपस में यहाँ पे क्या है, पॉइंट 1 पे समीप है, पॉइंट 2 पे दूर, पॉइंट 3 पे और दूर, पॉइंट 4 पे और दूर। तो जैसे इनकी समीपता बढ़ती है, नजदीकियां बढ़ती हैं, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। जैसे इनकी दूरियां बढ़ती हैं, वैसे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी क्या होती है, कम होती है। मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई 2 विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, इन दोनों का कटान बिंदु है। और जब इन दोनों का ये कटान बिंदु है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं। मतलब एक ही पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की क्या बता रहा है, ये 2 दिशाएं बता रहा है। एक ही पॉइंट पे एक दिशा ये हो गया, एक दिशा हो रहा। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक पॉइंट पे 2 दिशाएं हों, वो भी विद्युत क्षेत्र की? पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो केवल एक ही हो सकती है, एक के अलावा दूसरी हो ही नहीं सकती है। लेकिन इस कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, और 2 स्पर्श रेखाएं मतलब 2 विद्युत क्षेत्र की दिशाएं, और ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट जो ये कहता है कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर नहीं काटती क्यों, परीक्षा में पूछा जाए तो आप ये तर्क दे सकते हैं कि 2 विद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 स्पर्श रेखाएं 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि असंभव है। इसलिए 2 विद्युत बल रेखाएं या 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, अगला गुण क्या है इसका, अगले गुण को देखते हैं। मैं यहां पर कुछ रेखाओं को खींच देता हूं, 1 2 3 4। ये पहली, एक दूसरी खींचता हूं, ठीक है, एक तीसरी खींचता हूं, और एक चौथी खींचता हूं।
इन चारों रेखाओं में एक चीज निकालिए, क्या? परिमाण, और दूसरा चीज क्या? दिशा। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में हम किसी भी बिंदु पर खींचेंगे, हम यहां पर खींचे, यहां पर खींचे, यहां पे, इन सभी रेखाओं की बीच की दूरी क्या है? एक समान है। और जब एक समान है, इन सभी की दूरियां क्या हो? एक समान हो, तो इसमें विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को कैसे लिखते हैं? मॉड से लिखते हैं। ठीक है, परिमाण को किससे दर्शाते हैं? मॉड में दर्शाते हैं, मॉड में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा, जब सभी रेखाओं के बीच की दूरियां क्या है? एक समान है। एक समान है तो परिमाण क्या होगा? इसका नियत होगा। परिमाण क्या है? नियत है। अब दिशा देखिए, दिशा किसी भी बिंदु पर लीजिए, किसी भी बिंदु पर हम लेंगे, किसी भी बिंदु पर लेंगे तो सभी की दिशा क्या है? एक समान है, मतलब दिशा भी क्या है? दिशा भी नियत है। ठीक है, दूसरे में देखिए, दूसरे में सभी के बीच की दूरियां क्या हैं? सभी के बीच की दूरियां क्या हैं? एक समान है। और सभी के बीच की दूरियां जब एक समान है तो इसका परिमाण क्या होगा? परिमाण भी नियत होगा। मैंने अभी बताया कि इनके बीच की दूरियां, अगर सभी बल रेखाओं के बीच की दूरियां एक समान है, मतलब विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो क्या होगा? नियत होगा, वो परिवर्तनशील नहीं होगा। ठीक है, तो ये बराबर है, तो यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है क्या हुआ? नियत हुआ। लेकिन दिशा देखिए, इस पॉइंट पर किधर है? इधर है। इस पॉइंट पे किधर है? इधर है। इस पॉइंट पे किधर है? इधर है। क्या दिशा नियत है? इसमें भी इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है। दिशा क्या है? नियत नहीं है। दिशा क्या है? अनियत है। कैसा है? परिवर्तनशील। दिशा क्या हो रहा है? परिवर्तनशील हो रहा है। भले इनका परिमाण नियत है, लेकिन इसकी दिशाएं नियत नहीं है। इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में क्या है? इनके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके नियत नहीं है। मतलब इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो नियत नहीं है। लेकिन दिशाएं तो सबकी एक समान है। सभी बिंदुओं पर दिशाएं क्या है? एक समान है। जब सभी बिंदुओं पर दिशाएं एक समान है तो दिशा क्या हो गया? फिक्स हो गया। दिशा क्या हो गया? नियत हो गया। इसमें क्या इनके बीच की ये दूरी बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो परिमाण भी क्या होगा? नियत नहीं होगा। परिमाण भी नियत क्या होगा? नहीं होगा। क्या इनकी दिशाएं एक समान है? इस बिंदु पर अलग है, इस बिंदु पर इधर 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 है। मतलब सभी बिंदुओं पर इसकी दिशा क्या है? नियत नहीं है, फिक्स नहीं है। तो क्या हो गया? इसका दिशा अनियत। ठीक है स्टूडेंट, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ऐसा डायग्राम बना के पूछेगा कि बताइए कि दिए गए चित्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा नियत है या अनियत है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं इसके कॉन्सेप्ट को अब फील कर लिया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। नए स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव से संबंधित व्यंजक। आज के लिए बस इतना ही।